डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन आज से स्टार्ट हो चुका है और जो पहला पेपर है वो एसए का वो हो भी चुका है। और इस बार का पेपर किस तरह से रहा है, कौन कौन से ऐसे पूछे गए हैं, क्या यूपीएससी पुरानी जो उसकी परंपरा है उसी पे चला है या कुछ बदला है, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे। इवन थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे जो टॉपिक्स यूपीएससी ने पूछे हैं उन टॉपिक्स का मीनिंग क्या बनता है और किस डायमेंशन में आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं यूपीएससी का जो एसए का पेपर है वो लगभग 250 नंबर का पेपर रहता है ना। और 2 एस्से आपको लिखने होते हैं, टोटल 8 एस्से दिए जाते हैं। सेक्शन ए में 4 एस्से होते हैं और सेक्शन बी में भी 4 एस्से होते हैं। दोनों ही सेक्शन में से एक एस्से आप लोगों को चुनना होता है और जो वर्ड लिमिट है वो लगभग 1000 से 1200 वर्ड के बीच में आप लोगों को ऐसे लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि आप 1200 से 1300 नहीं जा सकते, वैसे तो वर्ड लिमिट ब्रेक नहीं करनी चाहिए, बट मोटे तौर पर अगर आप 700-800 वर्ड से लेकर और 1000 या 1100 वर्ड के बीच में भी लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अच्छा खासा आपको एक टॉपिक पे लिखना है और एक टॉपिक का मार्क्स जो है वो लगभग 125 जो मार्क्स हैं वो एक एस्से को के लिए आवंटित किए गए है ना। तो दोनों सेक्शन में से एक एस्से आपको लेना है ना। अभी तक यूपीएससी फिलॉसफी के ही एस्से पूछता रहा है। बहुत ज्यादा आलोचना यूपीएससी की पिछले 2-3 साल से हो रही थी इस चीज को लेकर कि इतने ज्यादा अगर आप फिलॉसफी के एस्से पूछोगे तो आप क्या चाहते हो कि यूपीएससी का जो आईएएस जो बन रहा है या एस्पिरेंट जो है यूपीएससी एस्पिरेंट, क्या वो कवि होना चाहिए? क्या उसके पास इस तरीके से या वो दर्शन शास्त्र विषय उसके पास होना चाहिए तब जाके वो चीजें डील कर सके? ऐसे तो ऐसा होना चाहिए ना जनरल टॉपिक पे, ताकि हर बच्चा उसको डील कर सके। तो यूपीएससी ने शायद उस बात को थोड़ा बहुत सीरियस लिया है, उस आलोचना को सीरियस लिया है और इस बार का पेपर एक जनरलाइज पेपर है। जैसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इस बार का अगर आप लोग देखेंगे तो ठीक ठाक पेपर रहा था कि हर बच्चा उसको डील कर सकता है। सीसेट में भी यूपीएससी ने अपना स्तर थोड़ा डाउन किया इस बार के पेपर में। उसी तरीके से यूपीएससी मेंस में भी स्टार्टिंग हिंट दे चुका है कि पेपर ठीक ठाक लेवल के यूपीएससी पूछने वाला है। तो एसए के पेपर में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, ये सेक्शन ए है। इसमें 4 टॉपिक कौन कौन से हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उसके बाद आते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप देखेंगे ये फैक्चुअली भी बिल्कुल करेक्ट चीज है। ठीक है, सबसे पहले क्या थे? जंगली तो थे। आप किसी भी सभ्यता को उठाकर देख लीजिए, है ना, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, कहीं पे भी आप देखेंगे सबसे पहले क्या है? वन है ना। वनों को काट कर क्या बनाई गई? लोग बसाए गए, नगर बसाए गए, जैसे सभ्यता का विकास हुआ। और फिर अगर सभ्यता का आप अंत देखते हैं तो फिर वो किस फॉर्म में होता है? रेगिस्तान के फॉर्म में होता है। सबसे पहले देखें तो ये फैक्चुअली तौर पर ये चीज आप देखने को आपको मिलती है। तो बेसिकली सबसे पहले देखो, डिटेल डिस्कशन तो इस टॉपिक पे हम लोग अभी नहीं करेंगे, बट मेन आपको सबसे पहले ये समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। जब तक आप मीनिंग नहीं समझोगे ना, एस्से को डील नहीं कर सकते आप, है ना। तो जंगल जो है वो सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उसके बाद आते हैं। पहली चीज तो जितनी भी सभ्यताएं अब तक हुई हैं उन सभ्यताओं की स्टार्टिंग और एंडिंग आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो इस हिस्से में यूपीएससी चाहता क्या है? यूपीएससी प्राथमिकता चाहता है वनों की। यूपीएससी आपसे चाहता है कि इंपॉर्टेंस समझाओ आप जनता को, खास करके लिख के एस्से के माध्यम से, कि वन कितने इंपॉर्टेंट हैं। आप सोच के देखिए, मैं जितना भी हम लोग करंट अफेयर में डिस्कशन करते हैं रोज ही मैं आपको एक बात कहता रहता हूं, अगर भारत को या विश्व को बचना है तो हमें पेड़ों की तरफ लौटना होगा। हम अगर इनकी कटाई कर भी रहे हैं विकास के लिए तो हमें ये देखना होगा कि हम बैलेंस तरीके से चीजें करें। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर हमें बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। अगर पेड़ बचेंगे तो आप सोचो वहां पे थोड़ी गर्मी कम रहेगी, ठंडक रहेगी। जहां पेड़ ज्यादा होते हैं वहीं पे बारिश भी ज्यादा होती है। पेड़ों से ही आप सोचेंगे फ्लड के प्रभाव को कम किया जा सकता है। पेड़ों से ही मिट्टी की गुणवत्ता भी जुड़ी होती है ना। पेड़ ही वायु को, हवा को शुद्ध करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। पेड़ ही फल, जितने भी आप जानते हैं ये सब चीजें भी हमें मिलती है ना। तो बहुत सारे उत्पाद भी पेड़ों से प्राप्त होते हैं। तो पेड़ अगर हम बचाएंगे तो जैव विविधता को भी हम लोग बचा सकते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट डायमेंशन में आप इस एस्से को लेकर जा सकते हैं। इवन इसका आप राजनीतिक पक्ष भी बताएंगे, कौन कौन से संशोधन जो हैं या कौन कौन से अधिनियम हैं जिनके माध्यम से भारत जो है वनों को संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। तो पहला टॉपिक मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं। सबसे पहले क्या है?
जंगल है, उसके बाद सभ्यता आती है, उसके बाद रेगिस्तान। इसका मतलब प्रकृति सबसे पहले है, इंसान भी अगर आप देखोगे तो वो भी उसके बाद ही आपको देखने को मिल रहा है। ये जो नगरों की बात कर रहे हैं, ये जो विकास की हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई विकास होना चाहिए, शहरीकरण होना चाहिए, ये शहरीकरण से पहले क्या है? जंगल है। इसका मतलब ईश्वर ने भी प्राथमिकता तय करके रखी है कि प्रकृति में वन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा टॉपिक अगर आप लोग देखेंगे तो भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। अब अगर आप लोग नॉर्मली भी देखेंगे, है ना, इस टॉपिक को लेकर अगर आप लोग एक चीज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मस्तिष्क के साम्राज्य का क्या मतलब है ना। ये बात कर रहा है आज के समय। इसका देखो, चर्चिल ने इस स्टेटमेंट को यूज किया था और उनका कहने का मतलब ये था कि एक समय आएगा जब युद्ध खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको पहले इस स्टेटमेंट का मतलब बता देता हूं, बट जरूरी नहीं है कि आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था। वो कहते हैं एक समय आएगा जब युद्ध खत्म हो जाएगा और विश्व में शांति ही शांति होगी और लोग डिस्कशन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, लोग एक दूसरे से ज्ञान को शेयर करेंगे, है ना। नॉलेज इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, करंट अफेयर में हम लोगों ने चर्चा भी की है। मानव संसाधन वाली जो चीजें हैं, है ना, तो ज्ञान वाली जो इकोनॉमी है उसी से आप इसको लिंक कर सकते हो। आने वाला टाइम जो है ना, वो भविष्य के जो साम्राज्य मतलब एम्पायर जो खड़े होंगे वो माइंड से क्रिएट होंगे। और आप सोच के देखो, अब जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो रोबोटिक्स हो, चाहे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, ये सब माइंड से ही प्रिपेयर की जा रही है। तो ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी तो आप देख ही रहे हैं कितना ज्यादा हम लोग डीप उतर चुके हैं। देखो, इसके मल्टीपल डायमेंशन निकलेंगे, सिर्फ टेक्नोलॉजी एक डायमेंशन नहीं है इसका, इसके और भी। जैसे अगर आप देखेंगे जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी जो रिलेशन क्रिएट हो रहे हैं, जो कुछ भी चल रहा है, क्या है? माइंड गेम ही तो चल रहा है। कौन किसके पाले में बैठ रहा है, कौन किस तरह की तकनीकी को अपना रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, किसको कैसे पीछे धकेलना है। अमेरिका जैसे गेम खेलता है रूस यूक्रेन वॉर में, ये सब क्या है? माइंड ही तो है। अब सीधे वॉर उतने ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे अभी, हालांकि वर्तमान सिचुएशन तो है। बात कब हो रही है? भविष्य की बात हो रही, वर्तमान की बात नहीं हो रही, फ्यूचर की बात हो रही। भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जो साम्राज्य तो क्रिएट होंगे, एम्पायर तो क्रिएट होंगे, बट किससे? लड़के नहीं, वॉर के माध्यम से नहीं, किससे क्रिएट होंगे? जैसे मान लो कैप्चर करते थे ना, पहले क्या होता था, साम्राज्य को कैप्चर करने के लिए क्या किया जाता था? ये किया जाता था कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप क्षेत्र को जीतो, ज्यादा से ज्यादा युद्ध करो, जितना क्षेत्र आप अपने अंदर लेंगे आपका साम्राज्य बढ़ता चला जाएगा। भारतीय इतिहास में भी देखने को मिला है ये। तो इतिहास में तो वैसा हो गया, बट भविष्य में ऐसा नहीं होगा। आपका माइंड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन माइंड देख लो, आप अगर सोच लो, इसको विदेश नीति में आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, कई सारे डायमेंशन में आप इसको लेके जा सकते हो। आगे से देखेंगे, प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। अब देखो, जब अगर आप लोगों ने मेरी एथिक्स की क्लास की तब भी मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, क्या? सुख क्या है मानव के लिए, है ना। यूपीएससी ने एथिक्स में भी ये पेपर पहले से पूछ चुका है, हैप्पीनेस है क्या। तो उसमें मैंने बहुत सारे डायमेंशन लिखाए है ना। जैसे सार्वजनिक हित जो है मेरे लिए ज्यादा सुख है, प्रकृति की सेवा मेरे लिए एक सुख है ना। दूसरों के अपने हित के ऊपर दूसरों को वरीयता देना वो सुख है। मानव की सेवा किसी के लिए सुख हो सकता है ना। तो दूसरों की खुशी में खुश होना एक बहुत बड़ी सुख की डेफिनेशन है। तो अगर आप देखेंगे इस स्टेटमेंट को समझते हैं, ये कह रहा है कि प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जैसे लोग ना बहुत सारी बार कहते हैं कि भाई हम मंजिल पे पहुंच के ना हमें बहुत खुशी हासिल होगी। अरे किसने सोचा है कि आप मंजिल तक पहुंचोगे? वो कहते हैं ना, रास्ता ज्यादा खूबसूरत है, मंजिल तो आएगी, सफर खूबसूरत है। एक सॉन्ग का स्टेटमेंट भी है ये, ऐसे अगर आप देखेंगे तो उसमें भी एक लिखा गया है, किसी का सॉन्ग है, उसमें लिखा है कि सफर खूबसूरत मंजिल से। तो कहने का मतलब ये है कि मंजिल की तरफ बढ़ते टाइम जो रास्ते में पल आ रहे हैं ना, उनको भी आप लोगों को एंजॉय करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रसन्नता कोई रास्ते में आएगा, प्रसन्नता अपने आप में खुद एक मार्ग है। इंसान को खुश रहने के लिए वेट नहीं करना चाहिए, इंसान को अपनी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए वेट नहीं करना चाहिए। पैरेलल जो छोटी छोटी खुशियां आपके जीवन में आती हैं उसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इस टॉपिक को एथिक्स में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा चुका हूं, तो आप इसको डिफरेंट डायमेंशन में लेके जा सकते हैं। अगला टॉपिक है, प्रसन्नता पूछने वाला ही ज्ञान का सच्चा सिपाही। अब देखो, ये साइंस से जुड़ा हुआ थोड़ा सा टॉपिक है। कंसिस्टेंट तरीके से प्रश्न पूछोगे ना तभी विज्ञान मान सकते हो आप। विज्ञान का मतलब क्या है? देखो, जैसे हम लोग कहते हैं कि विज्ञान और भगवान, जो अध्यात्मवाद है, जो स्पिरिचुअलिज्म है या धर्म है, इनके बीच में टकराव क्यों है? क्यों रिलीजन और साइंस के बीच में कई बार टकराव देखने को मिलता है? धर्म कहता है भगवान है, साइंस कहता है दिखाओ।
विज्ञान सिंपल सी एक बात कहता है कि अगर आप ये कह रहे हो कि भगवान है तो आप मुझे ये प्रूव कर दो, आप दिखा दो कि भगवान कहां पर है। सिंपल सी बात ये है कि वो फैक्ट के साथ चलता है, वो आर्गुमेंट के साथ चलता है, वो लॉजिक के साथ चलता है। ये स्टेटमेंट इसके साथ पूछने वाला है। अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंट क्वेश्चन हमें करने होंगे, क्वेश्चंस क्रिएट करने होंगे, डाउट्स, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कई बार कि क्रियात्मक माइंड होने चाहिए, क्रिएटिव माइंड्स होने चाहिए, है ना, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए। तो थोड़ा साइंस से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसको भी हम लोगों ने देखा। आगे जल्दी से देखते हैं अगले कौन कौन से टॉपिक हैं। यहां पे देखो आप, ये तो उम्मीद ही की जा रही थी कि यूपीएससी ऐसा कुछ पूछेगा, और इतनी बार क्लास में मैंने डिस्कस किया होगा सोशल मीडिया को लेकर। युवाओं में छूटने का डर पैदा हो रहा है, जिसके कारण उनमें अवसाद और अकेलापन आ रहा है। ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये अब एक नॉर्मल सी चीज अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम पे जितना ज्यादा हम सोशल मीडिया से जुड़ चुके हैं, तो हमारे अंदर क्या कहानी देखने को मिल रही है। हम लोग फेक फ्रेंडशिप में जा रहे हैं, फेक रिलेशन क्रिएट हो रहे हैं, फिर वो रिलेशन बन भी रहे हैं, वो तुरंत टूट भी जा रहे हैं, फिर हम लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। अगर हमारे साथ कोई वहां पे जुड़ा हुआ है और उससे हम बात कर रहे हैं, फिर एकदम से वो पर्सन हमारी जिंदगी से गायब हो जाता है, हम ब्लॉक हो जाते हैं, या कुछ भी ऐसी कहानी हो जाती है, उसके चलते कहीं ना कहीं पे उसके अंदर एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। उसी की बात यहां पर की जा रही। इतना ज्यादा अटैच हो चुका है आज का युवा सोशल मीडिया के माध्यम से कि उसको रियल लाइफ से कुछ भी लेना देना नहीं दिख रहा है ना। आप सोच के देखो, रियल फ्रेंड्स आजकल आपको देखने को कम मिलेंगे। सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज्यादा फॉलोअर्स दिखेंगे, बट निजी जिंदगी में या प्रैक्टिकल लाइफ में आपको लोग ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पे फिर जो दिखावा इससे जुड़ जाता है। आप जाते हैं, लोग हर जगह का स्टेटस डालना, हर जगह की चीजों को शो ऑफ करना, बट अंदर से खाली होना, है ना। फेक फ्रेंड फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, है ना, उसी चीज को लेकर अपने जीवन में खुशी से जोड़ लेना, फिर एकदम से ऐसा कुछ आता है, प्रोफाइल बंद हो जाता है, या कुछ ऐसी चीज हो जाती है जिसके चलते हमारे जीवन में अवसाद पैदा हो जाता है। आप एक चीज सोच के देखिए, जो कुछ भी सोशल मीडिया आपको दे रही है वो रियल नहीं है, वो फेक है। जनता इसको रियलिटी समझ रही है। ये एक बहुत बड़ी चिंता है यूपीएससी के लिए, और खास करके युवाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, यूथ जो है उसमें ज्यादा फंसता चला जा रहा है। इसको यूपीएससी ने बहुत अच्छे टॉपिक के तौर पर इसको पूछा है। मुझे लगता है इसको तो आप खुद भी बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ना। इस बार जो पेपर पूछा है, हालांकि ठीक ठाक लेवल का पेपर है, फिलॉसफी उतनी गहरी नहीं है। कई पिछले साल तक अगर आप देखेंगे तो टॉपिक ही नहीं समझ में आते थे बच्चों को, है ना, तो टाइम लगता था पहले उसका मीनिंग समझने में। इसमें चीजें थोड़ा सा आसान देखने को मिलती हैं। फिर अगला टॉपिक देखो, लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान करके देखिए। लिंकन का यह स्टेटमेंट है, और कई बार मैंने क्लास में बोला है। अगर आप लोग याद हो, मैंने बोला था ना कि अगर किसी बंदे को सच में जानना है ना, तो उसको पावर दे के देखो, वो एक्चुअल में है कैसा, वो एक्चुअल में किस तरीके का है। तो उसको अगर आप जानना चाहते हो तो आपको उसको क्या देना होगा, पावर देनी होगी। और अगर कोई व्यक्ति पावरफुल होने के बाद भी संयम में है, इसका मतलब उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। जितने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, इसको संविधान से जोड़ सकते हो, है ना। डॉक्टर अंबेडकर के पास एक पावर थी इस तरह की चीजों को बिल्ड करने का, कैरेक्टर को बिल्ड करने का, इस चीज को, है ना। संविधान में कुछ भी कर सकते थे, वो पावर थी, और सच में जनता बाद में मानती भी उसको। उस समय तो उन्हीं को महान माना जा रहा था, बट उन्होंने उस चीज का गलत इस्तेमाल नहीं किया। नेगेटिव एग्जाम्पल में आप ओसामा बिन लादेन की भी बात कर सकते हो। माइंड मिला, पावर थी, बट कैरेक्टर नहीं था, है ना। इस चीज को भी आप समझ सकते हो। और बड़े सारे एग्जाम्पल है। महात्मा बुद्ध का एक एग्जाम्पल है, जब उनके पास जो ज्ञान मिला, है ना, पावरफुल बन गए थे, बहुत ही बड़े स्तर पर फॉलोअर्स थे उनके, फिर भी उन्होंने उस चीज का मिस यूज नहीं किया लोगों को गलत गाइड करने में। तो कई तरह के एग्जाम्पल आप सोच सकते हो इस मामले में, और कई तानाशाहों से भी जोड़ सकते हो, है ना। हिटलर, पावर मिली, बड़ा नेगेटिव किया, है ना। आप सोच के देखो यहूदियों के साथ उसने क्या किया। कई और भी हैं, बड़े सारे एग्जाम्पल हैं। आप इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, बहुत सारे। भारत में कोशिश करिएगा, अवॉइड करिएगा इस एग्जाम्पल को, भारत के इतिहास से जोड़ सकते हो आप इसको, है ना। जिनको पावर मिली और पावर का मिस यूज जिन लोगों ने किया, उस तरह के एग्जाम्पल भर भर के आप डाल सकते हो। इसका कहने का मतलब ये है, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना तो लगभग हर मनुष्य करता ही है ना। अगर आप देखेंगे, हर बंदा ही सामना कर ही लेता है, किसी तरीके से अपने आप को बचा ही लेता है। लेकिन अगर आप उसका चरित्र चेक करना चाहते हैं, अगर आप उसको कैरेक्टर देखना चाहते हैं, तो आपको उसको क्या देना होगा, पावर देना होगा। ऐसे बेहतरीन भर भर के एग्जाम्पल हिस्ट्री में आप लोगों को मिल जाएंगे। डिपेंड करता है आपने कितने अच्छे तरीके से ऐसे को तैयार किया है। फिर उसके बाद में यहाँ देखो, व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। सोच के देखो, जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं,
नॉर्मली वो आइडिया तो नॉर्मली होते हैं ना, जैसे अगर आप ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, है ना, सेब गिरा तो न्यूटन ने क्या बोला, उसने ये बोला कि यार ये नीचे ही क्यों गिरा। नॉर्मली तो एक बड़ा नॉर्मल सा विचार क्रिएट हुआ था ना, उसने कहा था कि हाँ ये नीचे ही क्यों गिरा। लेकिन आज सोच के देखो, ग्रेविटी के सिद्धांत ने क्या पूरी तरह से बदल के रख दिया पूरी पृथ्वी को, है ना, पूरा सिस्टम, हमारी सोचने का नजरिया। जितने भी छोटे छोटे विचार हैं, जैसे मान लो मैं आपको एक चीज कहूं, एक विचार था महात्मा बुद्ध का कि इच्छा दुख का कारण है ना। विचार तो बड़ा साधन है, क्या है इसमें, हर बंदे को पता होता है। मान लो नॉर्मली एक बात कर ही देते हैं हम लोग कि इच्छाएं जो हैं दुख का कारण है, बट इस विचार ने इंपैक्ट कितना बड़ा डाला, इस विचार ने इंपैक्ट कितना बड़ा डाला, कितने बड़े लोगों को प्रभावित किया इस चीज को लेकर। कोई भी बंदा कह सकता है, जैसे मान लो महावीर जैन है, तो उन्होंने क्या बोला, हर जीव में जो है आप देखेंगे जीवन है ना, हर चीज में निर्जीव हो चाहे निर्जीव हो, उसके अंदर जीवन देखने को मिलता है। तो छोटा सा विचार ही है हिंसा को रोकने का, लेकिन कितने बड़े स्तर पर इंपैक्ट यहां पे देखने को मिलता है। कुछ भी कहानी छोटे स्तर पर, कोविड-19 में भारतीय प्रधानमंत्री ने कुछ बोला कि नहीं भाई थाली बजा के आपको कोविड को, वो बात ये नहीं थी कि कोविड भाग जाएगा, बात सिर्फ मोटिवेशन का फैक्टर था कि सब लोग नेगेटिव हो चुके थे, थोड़ा सा खुश हो जाएंगे, थोड़ा सा पॉजिटिविटी में आएंगे। छोटी बात ही होती है, विचार ऐसा नहीं हो कि वो पहले ही सोच के आता है कि वो बहुत बड़ा विचार है, लेकिन उसका प्रभाव कई बार बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। कितना अच्छा ऐसे है और कितने अच्छे से डायमेंशन में आप इसको जोड़ सकते हो। अगला, गलत होने की कीमत कुछ ना करने की कीमत से कम है। अब इसका क्या मतलब है, हम लोग कहते हैं कि भाई गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, तो हम कुछ नहीं करते हैं, डरते रहते हैं हम लोग, गलत ना हो गलत ना हो। बट यहां पे देखो, कुछ ना करने से बेटर है कि वो चीज गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब कुछ ना करना, आलसी होना, किसी काम में हाथ ना बटाना या आगे करने का सोचना ही नहीं, हमेशा इस चीज को लेकर कि हाँ गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, इससे ये इसकी कीमत ज्यादा है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कुछ ना करने की कीमत ज्यादा है, इससे अच्छा है कर लो चाहे वो गलत हो जाए। सिंपल सा मतलब इस ऐसे का ये है। बहुत डीप का ऐसे है पर बहुत अच्छा ऐसे है। अगर आप सोचेंगे, बहुत सारे लोग हैं सोचते रहते हैं कि हमने एक आइडिया बनाया है बट हम उसमें इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं। अगर आपने एक स्टेटमेंट सुना हो कि अगर रिस्क ज्यादा है, अगर जोखिम ज्यादा है ना, तो रिटर्न भी ज्यादा होती है ना। अगर जोखिम ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए आपको इस चीज को समझना होगा कि गलत होने की कीमत कुछ ना करने की कीमत से कम है। इससे बेटर है गलत हो आप, लेकिन कुछ ना कुछ कर लो, है ना। फ्री रहना या उस चीज को इंप्लीमेंट ना करना, ये ज्यादा नुकसानदायक है, ये ज्यादा परेशानी क्रिएट करता है। तो बहुत अच्छे ऐसे यूपीएससी ने पूछे हैं, जीवन में कुछ ना कुछ करने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह के लगभग ये 8 ऐसे हैं, हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। क्या निकल के आता है इन सारी चीजों से? एक चीज, ऐसे को अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से डील करना है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि भाई ऐसे जो है प्रीलिम्स के बाद हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे या मेंस से कुछ समय पहले इसको देखेंगे, तो बहुत ही नेगेटिव चीज आप दिमाग में, माइंड में लेकर बैठे हो। आप लोगों को टाइम से इस चीज को समझना होगा। दूसरी चीज ये है, ऐसे की तैयारी को स्पेसिफिकली इस तरीके से नहीं होती है। ये आपको जैसे हम लोग करते हैं ना, पर्सनैलिटी को तैयार करते हैं, उसी तरीके से ऐसे हमारे जीवन में लगातार चलते रहना चाहिए। हम लोग छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करें और उसको एग्जाम्पल के तौर पर यूज करें। जब आप इतिहास पढ़ रहे होते हो ना, तब आपके दिमाग में ना वो सारी चीजें एज ए एग्जाम्पल के तौर पर सेट हो जानी चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल आप इतिहास में से दे सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लेटेस्ट करंट अफेयर में दे सकते हो। इसलिए ऐसे अपने आप में कई सब्जेक्ट्स का निचोड़ है, ये सिर्फ फिलॉसफी भी नहीं, डिफरेंट डायमेंशन में आप इसको लेकर जा सकते हो। जैसे पॉलिटिकल डायमेंशन में आप लेकर जा सकते हो, राजनीतिक जो आपका ये है हिस्टोरिकल डायमेंशन में, ऐतिहासिक डायमेंशन आप इसका ले सकते हो। तीसरा, आर्थिक आयाम इसका चेक कर सकते हो। चौथा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण में इसको लेकर जा सकते हो। कितने सारे एग्जाम्पल जो हैं वो आप आईआर के माध्यम से ही इसमें लिख सकते हो, है ना। तो आपको ये देखना है कि अगर हम ऐसे को प्रॉपर तरीके से डील करेंगे, अगर हम करना चाहते हैं कि हमारा ऐसे में बहुत अच्छा स्कोर आए, तो आपको यह करना होगा कि आपको थोड़ा सा सोचने की प्रवृत्ति को विकसित करना होगा। अगर आप सोचोगे नहीं ना, बैठ के नहीं सोचोगे, इस तरह की चीजें ऐसे नहीं होती। मैंने तो आपको बहुत सारे एग्जांपल तुरंत बता दिए, क्योंकि एक एक्सपीरियंस होता है, एक चीजें होती हैं, एक अनुभव होता है। लेकिन अगर आपको ये चीजों को बहुत अच्छे से डील करना है तो एक एक चीज को लेकर बैठना सीखना होगा, है ना। एक एक चीज को लेकर आपको डिस्कस करना होगा, सोचना होगा, ताकि आपके माइंड्स के अंदर वो सारे, माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें आपके डिफरेंट डायमेंशन जो हैं वो क्रिएट हो पाए। ठीक है, तो मुझे लगता है ऐसे को लेकर ओवरऑल जो है आपको कहानी समझनी होगी, है ना।
आप अच्छे से इसको तभी डील कर सकते हैं जब आप थोड़ा सा इस चीज़ पे काम करना शुरू करें। इंतज़ार मत करिए अगले साल के मेंस का, थोड़ा सा ऐसे पे काम करना आप लोग शुरू करिए। थोड़ा सा आज के पेपर को भी जरूर विचारिएगा, है ना। मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बता दी हैं, बहुत सारा मीनिंग। सबसे पहले तो वही होता है ना कि अगर एस्से का मीनिंग ही हमें समझ में नहीं आया तो हम एस्से को लेकर ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। कई सारे एग्जाम्पल्स भी मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। अब आप लोगों का एक एफर्ट होना चाहिए कि आप इसको थोड़ा सा बैठ के खुद से विचार करिए। आगे चलकर हम लोग जैसे मेंस एग्जामिनेशन पूरा हो जाएगा, अभी क्योंकि चल रहा है पेपर, और जो जिन बच्चों ने मेंस दिया है अभी वो इसको लेकर परेशान ना हो। अगर आपका डायमेंशन आपने अलग भी ले लिया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिन्होंने अभी मेंस देना है अगले साल, उस वीडियो को वो लोग इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुन के नोट डाउन करके चीजों को रख लें। जैसे ही मेंस एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा हम लोग थोड़ा सा पेपर को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ऐसे को लेकर मुझे लगता है काफी हद तक चीजें हम लोगों ने कर ली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। थैंक यू।